तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी क्लासेज है, प्राथमिक कक्षा है, जो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक की होती है, उनका जो आपका लेवल होता है वो लेवल क्या होगा? प्रीपेटरी स्टेज होगी, मिडिल स्टेज होगी या फिर फाउंडेशनल स्टेज होगी? तो आपको बताना है कौन सी स्टेज यहां पर होगी आपकी प्राइमरी क्लास के लिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में, तो मैंने आपको ये इमेज के माध्यम से भी पढ़ाया था डिटेल में, तो आई थिंक आपको ये याद आ गया होगा। एनईपी के अकॉर्डिंग अब जो नई शिक्षा नीति है उसका नया फॉर्मेट क्या हो गया है? 5+3+3+4 का। ठीक है, 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट हो गया है 10+2 की जगह। यानी जो शुरुआत के जो 5 साल है, वो शुरुआत के जो 5 साल होंगे वो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, जिसमें बच्चा जो रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में होगा, जो शुरुआत के जो 5 साल रहेंगे। ठीक है, जो पहली स्टेज रहेगी बच्चे की वो रहेगी आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा रहेगा 5 साल रहेगा। ये जो फर्स्ट स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें भी इसको 2 स्टेज में बांट दिया गया है। जो शुरुआत की जो 3 साल रहेंगे, जो शुरुआत के जो 3 साल है, ये 3 साल के अंदर रहेंगे जो आपकी आंगनवाड़ी होती है या जो जो बाल वाटिका होती है, उसके अंदर इसको बांट दिया गया है। तो शुरू के जो 3 साल हो गए वो आप इसको आंगनवाड़ी या फिर प्री बाल वाटिका के नाम से कह सकते हो, जो शुरू के 3 साल है। अच्छा, आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी भी है। यहां पर आपको वैकेंसी भी कुछ समय के बाद देखने को मिलने वाली है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहां पर सैंक्शन भी हो चुकी है, कॉन्टेक्चुअल के लिए हो चुकी है कुछ स्कूल के अंदर ये वाली। ठीक है, और आने वाले टाइम में परमानेंट भी अब आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये वाली बात हो गई कि जो शुरुआत के 3 साल है वो यहां पर आपको आंगनवाड़ी वगैरह देखने को मिलेगी। उसके बाद जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा तो 2 साल यहां पर उसके काउंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो 2 सेक्शन मिलाकर यहां पर आपके 5 साल काउंट हो जाएंगे, जो आपकी होंगे आपकी फाउंडेशनल स्टेज के अंदर होंगे। उसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो होती है आपकी प्रीपेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा बिताता है अपने 3 साल। ठीक है, जो आपका कंसेप्ट होता है आपका 5+3+3+4 का, उसके अंदर दूसरी जो स्टेज होती है प्रीपेटरी स्टेज होती है, जिसमें बच्चा बिताता है 3 साल। इसमें होते हैं बच्चे के आपके 3rd, 4th और 5th क्लास होती है। हमसे एग्जामिनर पूछा था कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग प्राइमरी क्लास के लिए कौन कौन सी स्टेज रहने वाली है। तो भाई प्राइमरी क्लास के लिए 1st to 5th तक का होता है। ठीक, तो कौन सी 2 स्टेज हो जाएगी? फाउंडेशनल और प्रीपेटरी स्टेज हो जाएगी, यही तो आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिडिल स्टेज हो जाएगी, जिसमें बच्चा 6th, 7th और 8th क्लास तक रहता है, यानी 3 साल के लिए रहता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज हो जाती है, जिसमें बच्चा 4 साल तक रहता है, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक पढ़ता है। तो इस तरीके से 4 स्टेज होती है, FPMS शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको याद कर सकते हो। ये 4 स्टेज होती है और ये वाला कंसेप्ट होता है 5+3+3+4 का। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमसे एग्जामिनर ने पूछा था कि प्राइमरी जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो प्राइमरी स्टेज समझ गए आप लोग, प्रीपेटरी और जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है। तो आंसर आपका फाउंडेशनल और आपका प्रीपेटरी स्टेज हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है, देखिए आप लोग, फाउंडेशनल और आपका प्रीपेटरी स्टेज आपका बी और ए और आपका सी दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए एंड सी। 3rd आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको इसकी स्टेज के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसके अंदर आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो कि भाई जो इन स्टेज के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, एनईपी 2020 में इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, सरकार ने क्या क्या चीजें इंक्लूड करी हुई है, तो आप लोग मेरी डिटेल वाली जो वीडियो है उसको पढ़ सकते हो। बट सीटेट के अंदर जितनी चीज आपको पता होनी चाहिए थी वो सब चीज इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दी है। अगर थोड़ा आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मेरी उस डिटेल वाली वीडियो को पढ़ सकते हो, क्या पता वहां से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, वहां पर मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे कंसेप्ट यहां से आपके निकलेंगे, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है या एजुकेशन है उसको डैश। अब देखिए, एनईपी 2020 से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वहां से एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण आता है, तो किसी भी ऑप्शन को छोड़ना मत, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एजुकेशन को कैसा होना चाहिए? केवल, देखिए ये वर्ड मैंने क्या बताया हुआ है, बड़ा नेगेटिव होता है, 99% ये आपका कभी सही नहीं होता। ठीक है, जो केवल वर्ड है, इसने कहा है कि केवल पूर्व निर्धारित जो आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है, उस पर केंद्रित होना चाहिए। कैसे उस पर कंटेंट पर केंद्रित होने चाहिए? पूर्व निर्धारित नहीं, सभी जो है परस्पेक्ट पर आपका निर्धारित होना चाहिए। तो ये तो आपका होने से रहा, ये तो आपका नेगेटिव हो गया। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एनईपी 2020 में ये वाली बात कही गई है कि बच्चों को प्रॉब्लम सोल्वर बनाया जाए, उसको समस्या समाधान पर केंद्रित करने वाला बनाया जाए उसको। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया।
अधिगमकर्ताओं को यानी जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चा होता है, उसमें समालोचनात्मक चिंतन यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसके ऊपर लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है मेरे अकॉर्डिंग 99% कि बच्चों में, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ये आपके एग्जाम में कहीं भी देखे, आंख बंद करके लगा देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब समालोचनात्मक चिंतन कई बार मैं आपको बता चुका हूं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग वो चीज होती है जब बच्चा खुद अपने दिमाग का यूज करके, खुद अपने विवेक का यूज करके सही और गलत का फैसला लेता है। भाई आपने बच्चों को कोई बात बताई कि बेटा आपको हैंड वॉश करके कोई चीज को खाना चाहिए, कोई चीज को पीना चाहिए। अब कुछ बच्चे तो होते हैं कि ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, मैं इस काम को करूंगा। कोई बात आपने उनको बताई और उस बात को उन्होंने क्या काम करा, फॉलो करा। बट कोई बच्चा क्या होता है, किसी बात को सुनता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है और फिर क्या काम करता है, अपने दिमाग में तर्क वितर्क करता है और उसके बाद फिर एक डिसीजन लेता है। तो वहां पर क्या काम कर रहा है, वो अपनी तर्क शक्ति का यहां पर यूज कर रहा है। आलोचना का मतलब यहां पर ये मतलब लगने लग जाना कि उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर बच्चा क्या काम कर रहा है, अपने दिमाग में क्या काम कर रहा है, सही और गलत का डिसीजन ले पा रहा है कि अगर मुझसे ये वाली बात कही गई है कि मतलब हैंड वॉश करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो फिर उसको बताएंगे कि उसके पेरेंट्स बताएंगे कि इससे जर्म्स मतलब हमारे पास नहीं आता, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाते, हम स्वस्थ रहते हैं। फिर बच्चा थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करता है और जब सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल लेता है, फिर वो निष्कर्ष पे ये पहुंचता है कि हाँ भाई, इससे बीमारी से दूर आ जाता है और हम स्वस्थ रहेंगे। तो यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जब बच्चा सही और गलत का खुद डिसीजन लेता है। जब बच्चा सही और गलत का खुद डिसीजन लेता है, ना कि किसी दूसरे की बात को सेम एज इट इज मान लेता है। और एनईपी 2020 में इसी बात को, इसी क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है कि इसी का विकास आपको बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा से ज्यादा कराना है, ठीक है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। अगली बात कहते हैं कि अन्वेषण निर्धारित, पहला वर्ड आ गया आपका कि इंक्वायरी ड्राइवन, और दूसरा खोज आधारित होना चाहिए। पहला है इंक्वायरी, ठीक है, जो आपका इंक्वायरी ड्राइवन है वो होना चाहिए कि बच्चा भाई आपसे इंक्वायरी करे, क्वेश्चन पुट अप करे कि सर ये वाला क्वेश्चन क्यों आया, ठीक है, ये चीज क्या होती है, ऐसी चीज करनी चाहिए आपके क्लास में, क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए। और दूसरा बच्चा खोज आधारित चीजें करे, खुद अपनी तरफ से कोई चीजें खोजे, खुद अपनी चीज से मतलब किसी समस्या का समाधान करे। तो इन चीजों की बात आपके एनईपी 2020 के अंदर कही गई है। तो पहला आपका पॉइंट आपका नेगेटिव है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यार सेकंड तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो सारी है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके गलत है, इसमें देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपका मिसप्रिंट है, तो ये मिसप्रिंट की वजह से हो गया, ठीक है। ये गलती पिछली बार सीबीएसई बोर्ड ने भी करी थी। एक बात और ध्यान से सुनिए, जब पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या काम करा था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था तो बहुत मतलब टाइपिंग मिस्टेक करी थी और बहुत डिजिटल नंबर होते हैं उनकी भी मिस्टेक करी थी। तो बहुत से बच्चों के मैंने भी मतलब उनको हेडक्वार्टर के अंदर पूछवाई थी कि ये वाली मिस्टेक बहुत हुई है। तो नंबर जो मिले थे एक इक्का दुक्का नंबर मिले थे। अगर आपको कुछ इस तरीके की मिस्टेक मिले तो इंग्लिश वाले के ऊपर आप लोग चले जाना, ठीक है। तो वहां उसकी संभावना, आपके चांस बढ़ जाएंगे उसको नंबर को ज्यादा मिलने के, ठीक है। तो ऐसी गलती सीबीएसई की तरफ से बहुत हुई थी, शायद इस बार देखने को ना मिले। अगर देखने को मिलेगी तो शायद मैं कुछ करूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, 1-2 नंबर ही बस पिछली बार बढ़े थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिव्यांग छात्रों, जो आपके डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो कोई बच्चा मान लीजिए सही से चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो डिसेबल्ड चाइल्ड की बात हो रही है कि इनकी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। देखिए जब आप लोग एनईपी 2020 के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते हैं, ठीक है, क्लोज नंबर 6 को पढ़ते हैं, तो क्लोज नंबर 6 के अंदर दिव्यांग बच्चों की बात कही गई है कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या किस तरीके के प्रावधान आपको करने हैं। ये वाली बात एनईपी 2020 के क्लोज नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये वाली बात कही गई है। तो उसके अंदर कही गई है कि बच्चों को एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको एक उपयुक्त इमारती ढांचा दिया गया कि मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई सही से चल नहीं पाता, तो क्या है उसको एक अच्छी बिल्डिंग दी जाए कि मतलब उसको जो क्लासरूम है उसको ग्राउंड फ्लोर पर दिया जाए। अगर कोई बच्चा सही से चल नहीं पाएगा, आपने उसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दे दिया, तो क्या उसके लिए कंफर्टेबल जो रहेगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसको एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ठीक है, अच्छी बिल्डिंग उसको दी जाए जिससे बच्चा कंफर्टेबल तरीके से चीजें सीख सके, स्कूल में जाकर अपने आप को कंफर्टेबल तरीके से अपना चीजें याद कर पाए, ठीक है। तो उपयुक्त इमारती ढांचे की बात कही गई है एनईपी 2020 के अंदर। उसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक की बात कही गई है आपके एनईपी 2020 के अंदर, ये वाली बात भी सही है।
अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात की गई है। देखिए जब आप लोग एनईपी 2020 को पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे यार, आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ना भी मत, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप पढ़ के और मतलब उसका निचोड़ आपको पढ़ा चुका हूं। एनईपी 2020 के अंदर क्लियर ये वाली बात कही गई है कि बच्चों को स्पेशल एजुकेशन शिक्षा दी जाए, ठीक है, या वो पढ़ सके, बट उसको कंपलसरी नहीं माना। यहां पर वर्ड दे दिया कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य है। उसको कंपलसरी नहीं माना, उसको ऑप्शनल माना है, यानी कि उसको वैकल्पिक माना है, कि बच्चों के पास ऑप्शनल हो, वैकल्पिक हो, कि बच्चा उसको ले सके जो स्पेशल एजुकेशन है, और ना भी ले सके, बट ऑप्शन में दे दिया उसको अनिवार्य, ठीक है, कि उसको कंपलसरी है, जो स्पेशल एजुकेशन है उसको दी जाए, ठीक है। तो देखिए बड़ा टेक्निकल वर्ड दिया है, तो यहां पर कंपलसरी की जगह अगर यहां पर ऑप्शनल आ जाता, वैकल्पिक आ जाता, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्लियर ये वाला चीज दी हुई है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका कि उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं आपके जो दिव्यांग बच्चे उनको दी जानी चाहिए। जैसे चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये वाली बात कही गई है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता, तो मोटी मोटी जो प्रिंट वाली जैसे किताबें होती है, या जैसे ब्रेल लिपि वाली जो प्रारूप वाली किताबें होती है, वो उनको दी जानी चाहिए। तो ये वाली बात उस चैप्टर के अंदर कही गई है, ठीक है। तो ये तीनों बात आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर कही गई है, जो आपके दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं। ये तीसरी वाली बात के अंदर अगर यहां पर वैकल्पिक होता, ऑप्शनल होता, तो यहां पर आपकी विशेष शिक्षा वाला ये भी आपका सही हो जाता, बट यहां पर इसने कंपलसरी बोल दिया, तो ये आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि क्या बढ़ावा नहीं दिया गया, तो आंसर हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा डिटेल में पूछा यार इस बार तो एनईपी का। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 पढ़ा दीजिए। एनसीएफ 2005 पढ़ा चुका हूं, एनसीएफ 2022 20 अक्टूबर को आया। एक बार मुझको उसको थोड़ा देखने दीजिए। 350 से ज्यादा क्या वो पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है आपके सीटेट के एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, अभी डाउट है उसके ऊपर। तो बाकी टेंशन फ्री रहिए जब तक मैं वो, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मुझे मतलब लगेगा तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालयों में जो मूल्यांकन होता है, जो आपका इवेल्यूशन होता है, असेसमेंट होता है, उसका प्रारूप डैश से डैश होना चाहिए। अब स्कूल के अंदर जो असेसमेंट होता है, इवेल्यूशन होता है, यहां पर उसका प्रारूप पूछ लिया। अब स्कूल के अंदर असेसमेंट कैसे होता है, मूल्यांकन कैसे होता है, भाई हम स्कूल के अंदर पढ़े, पूरे साल भर के अंदर पढ़े, और पढ़ने के बाद क्या हो गया, हमारा एग्जाम होता था, और एग्जाम के अंदर जो बच्चा 100 में से 33 नंबर ले आया वो पास हो गया। जो बच्चा 100 में से 90 99 लेकर आ गया, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेकर आ गया, उनको ट्रॉफी मिल गई, वाह वाह उनकी हो गई। तो इस तरीके से मूल्यांकन होता था। भाई हमारा तो ऐसे होता था, आप लोगों का भी ऐसे हुआ होगा। अब एनईपी 2020 ने कह दिया कि भाई अब ऐसा मूल्यांकन नहीं होगा। अब देखते हैं इनके अकॉर्डिंग कैसा मूल्यांकन होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए मूल्यांकन या असेसमेंट के बारे में। आपको दो तरीके के आपके असेसमेंट या मूल्यांकन पढ़ने हैं। एक होता है आपका फॉर्मेटिव और एक होता है आपका समेटिव। इन दो के बारे में पढ़ लीजिए। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ठीक है, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो। अगर पढ़ाने के दौरान अगर मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, या मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आप में से कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग नहीं बता देंगे, तो मैं क्या काम करूंगा, जहां पर भी आप लोग नहीं बता पाए, जिस क्वेश्चन में फंसे, उसको फिर दोबारा बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी, आप लोग अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊंगा, तब आप लोग पूछोगे, कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी करते रह जाना कमेंट, तब कोई जवाब नहीं देगा। तो ये होता है आपका समेटिव असेसमेंट होता है। जो बच्चे की जो ईएलडी और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वो आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। अच्छा बताओ दोनों में से बढ़िया कौन सा है? दोनों में से बढ़िया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है आपके एनईपी 2020 ने, ठीक है। तो जो आपका जो प्रारूप पूछा है, अभिरूप पूछा है मूल्यांकन का, वो कैसा होना चाहिए, समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए, फॉर्मेटिव टू समेटिव होना चाहिए। अभी तक स्कूलों के अंदर क्या चल रहा है, वही सेम चल रहा है, समेटिव चल रहा है अभी तक स्कूल के अंदर, कि भाई साल भर के अंदर पेपर हो गया, पेपर के बाद बच्चे ने पास कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो भी अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, ट्रॉफी लेकर घर चला गया। लेकिन अब कहा है कि समेटिव टू फॉर्मेटिव करो इसको, ठीक है।
टाइम टू टाइम बच्चे का आकलन करते रहो ताकि उनकी जो भी गलती आ रही है उसको सुधारा जा सके, वरना वो गलतियां ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चे का जो मूल्यांकन होना चाहिए अब वो समेटिव की जगह फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, समेटिव टू फॉर्मेटिव आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपके जो एनईपी से सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा गया, एक तो आपका ये वाला पूछा गया जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और एक आपका क्रिटिकल थिंकिंग पूछा गया जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जिन स्टूडेंट का पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड वालों से पता नहीं सीबीएसई वालों को क्या लगा हो गया, क्या मोहब्बत हो गई, भर भर के यही वाला क्वेश्चन दे दिया एनईपी से, सीडीपी के अंदर यही क्वेश्चन दे दिया, सेम बार बार रिपीट, सेम बार बार रिपीट। ठीक है, पता नहीं मतलब क्या दे दिया, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब देखो एक क्वेश्चन क्या दे दिया, इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, जो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल आपका प्रोग्रेस कार्ड है, जिसको उन्नति पत्र या जिसका एक और नाम है प्रगति पत्र भी इसको बोल देते हैं। आप लोग इसका इंग्लिश में नाम याद करना है यार। ठीक है, प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, उसको क्या दर्शाना चाहिए। अब देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे या अभी तक बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो प्रोग्रेस कार्ड मिलता है बच्चों को, कैसा मिलता है, एक रिपोर्ट कार्ड मिल गया, इतना बच्चों का स्कोर आया, उसको बस वो देकर खत्म कर दिया। ठीक है, कि ये बच्चे के इतने मार्क्स है, बात खत्म। बट अब जो बच्चों को जो प्रोग्रेस कार्ड उनका मिलेगा वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल मिलेगा। अब उसमें क्या क्या चीजें शो करी जाएगी, क्या क्या चीजें प्रदर्शित की जाएगी, वो यहां पर चीजें पूछी गई है। तो देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन है उसकी दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में जहां पर भी कंपैरिजन की बात आ जाएगी, तुलना करने की बात आ जाएगी, एक स्टूडेंट की दूसरे से तुलने की बात आ जाएगी, वो कभी भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका नेगेटिव ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो क्या रहता था, हमेशा कंपैरिजन रहता था कि देख उसके कितने नंबर आ गए। ठीक है, तू कभी फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया क्लास में, तो क्या रहता था, हमेशा कंपैरिजन रहता था। अभी भी रहता है कंपैरिजन कि देख उसकी नौकरी लग गई, तेरी अभी तक नहीं लग रही, तू कब तक पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगी, सेम अभी तक कंपैरिजन रहता है। आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत आपका ऑप्शन पूछा जाएगा कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन कहीं भी दिख जाए आपका ये 99% नेगेटिव ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत मतलब इसको आपको हमेशा ज्यादातर नेगेटिव ही मानना है। ठीक है, तो कभी भी कंपैरिजन की बात नहीं करता एनईपी 2020। ठीक, दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों को आपको जो प्रोग्रेस कार्ड मिलता है उसमें बच्चे के आपके 3 डोमेन को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक तो आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपके साइकोमोटर डोमेन। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बताई थी, सीखने के लर्निंग के डोमेन बताए थे, 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन मैंने आपको बताए थे। अब देखिए आप लोग यहां पर सीखने आए हो, चीजें लर्न करने आए हो। ठीक है, अगर आप यहां पर सीखने आए हो तो पहली चीज किससे सीख रहे हो, अपने दिमाग से सीख रहे हो। क्या बिना दिमाग का यूज करे, बिना अपने कॉग्निटिव का यूज करे आप लोग यहां पर चीजें सीख पाओगे? इधर उधर दिमाग लगाकर या कमेंट बॉक्स में दिमाग लगाकर चीजें सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो सीखने के लिए आपका कॉग्निशन होना, कॉग्निटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव का मतलब होता है आपका लगाव। ठीक है, आपका अफेक्शन, आपके इमोशंस। आप यहां पर इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपके यहां पर इमोशंस जुड़े हुए हैं कि भाई सीटेट का एग्जाम पास होगा, जॉब हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हम अपना घर वालों का नाम रोशन करेंगे। इसलिए यहां पर आप लोग सीख रहे हो। मजे के लिए यहां सीखने नहीं आए कि हमें यहां पर नॉलेज मिलेगी या हम सचिन सर को यहां पर देखना है, बहुत बढ़िया ज्ञान हमको दे रहे, इसलिए आप सीखने नहीं आ रहे। तीसरी चीज है आपका साइकोमोटर डोमेन, जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। जब तक आप लोग अपने शरीर को नहीं हिलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोग सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो सीखने के लिए इन तीनों डोमेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर मैंने किसी एक डोमेन को हटा दिया, क्या आप लोग सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो एनईपी 2020 कहता है कि बच्चे के सीखने के लिए इन तीनों डोमेन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड है, तो वो उसके अंदर इन तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव या चाहे आपका साइकोमोटर डोमेन हो, तो आंसर इसके अंदर चला जाएगा आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है।